Hello everyone and welcome to EduTap. In this video, we are going to talk about the topic of preference capital, how it acts as a source of finance for any kind of a company. We have already seen कि किस तरीके से जो कोई भी कंपनी को जो finance चाहिए होता है, जो उनको money और funds की requirement होती है, उसे पूरा करने के लिए they can ask for various share capital, or they can ask for a debt, or they can use their internal accruals in order to finance their operations. But here we will be focusing on the preference capital, how a firm can use to fund their financing needs. First of all, सबसे पहले preference capital का मतलब क्या है? जो कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर कर अलॉट करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से ली जाती है, इसको हम बोलेंगे बहुत ही सिंपली, इट इज योर प्रेफरेंस कैपिटल, राइट? इसका मतलब अलग क्यों है? इक्विटी कैपिटल से कैसे अलग होता है ऑर्डिनरी इक्विटी कैपिटल से? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, they get a preferred right, a preference in the rights to dividend as well as payment in case of liquidation. So अगर ईयरली एनुअली जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग ऑल द शेयर होल्डर्स, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स. इसके अलावा अगर कंपनी लिक्विडेट होती है एंड ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनीज आर लिक्विफाइड एंड ऑल द शेयर होल्डर्स आर पेड देयर मनी बैक, तो वहां पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे उनको पहले मनी बैक करा जाएगा, उनको पहले पेमेंट करी जाएगी और इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में. ठीक है? इस वजह से ये जो हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी क्वाजी रिस्क होती है. ये क्वाजी रिस्क कैपिटल है बिकॉज इट इज नॉट एज सेफ एज द सिक्योर्ड डेट्स विच गेट पेमेंट प्रायोरिटी ओवर प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन इट इज मच मोर सेफर देन दी इक्विटी शेयर होल्डर्स. उनके कंपैरिजन में ज्यादा सेफ है, लेकिन जो लोन लिया है आपने उसके कंपैरिजन में कम सेफ है. ठीक है? इसके बाद इक्विटी जो है वो कॉमन स्टॉक होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? ये एक प्रेफर्ड स्टॉक होता है. इसका मतलब क्या हुआ, इसके फीचर्स क्या हुए कि आपकी इक्विटी कैपिटल की तरह, जैसे इक्विटी कैपिटल में जो आपकी डिविडेंड रेट है वो आपका फिक्स नहीं होता है. वॉट एवर इज द डिविडेंड रेट, इट इज डिसाइडेड बाय द कंपनी एंड इट कैन वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर. बट in the case of preference shares, the dividend paid out to the preference shares has is a fixed, just like debentures. जैसे आपके बॉन्ड्स के ऊपर आपका इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स्ड होती है, उसी तरीके से आपकी डिविडेंड पेमेंट जो है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर वो फिक्स्ड रेट से करी जाती है. जनरली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी लाइक इक्विटी कैपिटल, कि इक्विटी कैपिटल में तो कंपनी की मर्जी है, अगर वो डिविडेंड देना चाहे तो वो देगी, अदरवाइज नहीं देगी. लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है. ठीक है? इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी लाइक इक्विटी कैपिटल, इट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी. Like equity capital, preference shares are paid dividend out of post-tax profits, and hence the dividend on preference shares is not a tax deductible expense. तो यह आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने डिविडेंड शेयर आउट करते हैं तो वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने पड़ते हैं. ठीक है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वेदर डिविडेंड इज गारंटीड, तो उन शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. यानी कि अगर किसी साल आपको डिविडेंड नहीं मिलता है तो उसका मतलब होगा कि वो डिविडेंड आपका एक तरीके से एक्यूमुलेट हो गया और वो नेक्स्ट ईयर आपको डिविडेंड पे आउट किया जाएगा. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच गेट रीपेड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू. ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, ये आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अगर वो रिडीमेबल हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो शेयर्स एक तरीके से कैंसिल हो जाते हैं और उसका पैसा जो है वो वापस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाता है. एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कंपनीज जो शेयर्स से लिमिटेड होंगी वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, उनको जो भी शेयर्स इशू करने हैं वो रिडीमेबल करने पड़ेंगे. ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स. 20 साल से ज्यादा टाइम का पीरियड नहीं लगेगा आपको. 20 साल से पहले पहले जितने भी आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंपनी जो भी अलॉट करती है, दे हैव टू बी रिडीम्ड बैक, राइट? यानी कि वो शेयर्स जो है वो कैंसिल होकर उनके पैसे जो है वो वापस उनके शेयर होल्डर्स को भेज दिए जाएंगे. दिस रिडेम्पशन मस्ट बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश शेयर इशू ऑफ सच रिडेम्पशन पर्पस. यानी कि जो भी रिडेम्पशन के लिए जो भी पैसा होगा, क्योंकि जब आप शेयर वापस लेंगे, बायबैक एक तरीके से कर रहे हैं और उसके पैसे आप शेयर होल्डर्स को वापस कर रहे हैं, तो आपके पास प्रॉफिट से ये सारा जो पैसा है वो आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वापस करना पड़ेगा. ठीक है? इन केस ऑफ बैंक्स द परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैन ऑल्सो बी इशूड. अगर आपके बैंक के केस में अगर आपको जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर आपको रिडीम करनी है तो उसके बदले आप परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ लिमिटेड राइट टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग एज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट. जो वोटिंग राइट्स आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, वैसे वोटिंग राइट्स आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते. इनको कुछ लिमिटेड केसेस के अंदर ही अलाउड होता है कि वो वोटिंग कर सकते हैं. जैसे कि अगर इनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड्स 3 या उससे ज़्यादा साल तक ब्लॉक करे गए हैं, तब इनके पास राइट आ जाता है कि वो अपनी जो मीटिंग्स हैं और जो एनुअल डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द कंपनी, उन डिसीजंस में वो भी वोटिंग कर सकते हैं. व्हेन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज नॉट बीन पेड फॉर 2 ईयर्स और मोर, जैसे आप देख रहे हैं 2 या 2 से ज़्यादा साल, तो आपके शेयर होल्डर्स को एक राइट मिल जाता है वोटिंग करने का.
ठीक है। अब ये जो प्रेफरेंस कैपिटल है इसके काफी फायदे हैं, जैसे कि ये लॉन्ग टर्म सोर्स है फंड का। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं ये पीरियड उनके लिए 20 साल से भी ज्यादा का हो सकता है, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि 20 साल के अंदर अंदर तो वो रिडीम हो ही जाएंगे। लेकिन बाकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, इंफ्रा कंपनीज हैं, उनके लिए लिमिट 20 साल से की भी ज्यादा हो सकती है। मोस्टली सच सिक्योरिटीज आर प्राइवेटली प्लेस्ड, यूजली प्रेफरेंस कैपिटल पब्लिक में नहीं दी जाती, वो कुछ लोगों को दी जाती है। एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ रेजिंग दिस फंड इज नॉट एज हाई as it would have been if you have issued it to the public. There is no compulsion to pay dividend unless cumulative preference shares are there. सिर्फ क्यूमुलेटिव के ऊपर आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स का जो पेमेंट है वो गारंटीड होता है, अदरवाइज वो गारंटीड नहीं होता है, बस उसका रेट एक फिक्स होता है एज कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। द रिकरिंग कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड एंड नोन बिफोर हैंड। कितना आपका डिविडेंड का कॉस्ट होगा आपको पहले से पता है, क्योंकि रेट फिक्स है। तो अगर आपको डिविडेंड देना है तो कितना देना पड़ेगा ये आपको ऑलरेडी पता होता है। द करंट ओनर्स डू नॉट हैव टू डाइल्यूट देयर इक्विटी होल्डिंग, क्योंकि वोटिंग में वोटिंग राइट्स जो है वो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते, तो इस वजह से आपकी जो डाइल्यूशन है ओनरशिप की डिसीजन मेकिंग में वो नहीं होती है। ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कंपनी एंड होप एंड हेंस इट हेल्प्स इन सीकिंग मोर डेट। तो आप अपना डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि आप नया कैपिटल लेकर आ रहे हो और इससे आप नया डेट भी सॉलिसिट कर सकते हो। Absence of voting rights unless the company skips dividend gives a comfort to the management, as I already told you. So these are some certain benefits associated with the preference capital. लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स है कि इंटरफेरेंस तब हो सकता है अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, तब वो आपके जो राइट्स हैं, आपके जो वोटिंग राइट्स हैं उसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जो नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर है, जितने भी डिविडेंड्स आप देते हो उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ता है, तो ये इस वजह से भी इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। रिडम्पशन रिजर्व्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 20 साल के अंदर आपको सारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करके पैसे वापस करने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। इस वजह से आपको उसका रिजर्व भी बनाना पड़ता है। हर साल प्रॉफिट के अंदर से आपको कुछ अमाउंट रिजर्व रखना पड़ता है, विच यू विल पे बैक टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। इसके साथ ही इक्विटी शेयर होल्डर्स दे माइट फील साइडलाइंड बिकॉज द प्रेफरेंस फॉर द डिविडेंड पे आउट इज गोइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको ऐसा लग सकता है कि दे आर बीइंग साइडलाइंड एंड दे विल आस्क फॉर हायर रिटर्न्स। इसलिए वो बोलेंगे कि जब आप हमें डिविडेंड दोगे तो ज्यादा रेट के ऊपर आपको हमें डिविडेंड देना पड़ेगा। एंड इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, ये जितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं दे गेट अ प्रायर चार्ज ओवर द रेजिडुअल एसेट्स, एज आई टोल्ड यू कि इनको पहले राइट मिलता है अपने ड्यूज को रिकवर करने का एज कंपेयर टू द नॉर्मल शेयर होल्डर्स, राइट। द कंटिजेंसी ऑफ वोटिंग राइट डेवोल्यूशन टू दीस शेयर होल्डर्स क्रिएट्स अनसर्टेनिटी एंड एप्रीहेंशन। ये देखना, क्योंकि देखो ये फिक्स नहीं है कि उनको वोटिंग राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिस ओनली हैपेंस इन द केस व्हेन द डिविडेंड इज नॉट ग्रांटेड फॉर 2 और मोर देन 2 ईयर्स। तो इस वजह से भी ये एक अनसर्टेनिटी होती है मैनेजमेंट के माइंड में कि क्या हमें डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मतलब वोटिंग्स में जगह देनी पड़ेगी, उनको मैनेजमेंट का कंट्रोल देना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई कैन शेयर यू इन दिस शॉर्ट टाइम रिलेटेड टू द प्रेफरेंस कैपिटल। बट stay tuned to this series if you want to know more about the other sources of finance which we need in any kind of a company, right? So अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो टू get more updates about the upcoming CIIB examination, and also to download an brilliant guidebook that we have prepared which contains all the important topics and preparation strategy for the upcoming CIIB exam. So इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।